दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जिस दौर में भारत के सामने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तमाम परिस्थितियों को लेकर कई सवाल हैं और शायद सबसे मुश्किल वक्त में भारत गुजर रहा है, उस देश के सामने कॉरपोरेट को लेकर, किसानों को लेकर, मजदूरों को लेकर, छात्रों को लेकर, नौकरशाही को लेकर, संवैधानिक संस्थानों को लेकर हर तरीके से इतने सवाल हैं कि उन सवालों का जवाब शायद राजनीतिक सत्ता दे नहीं पा रही है और इस देश की राजनीतिक विपक्षी पार्टियां इस दौर में सिर्फ और सिर्फ अपने होने का एहसास कराने भर के लिए संघर्ष कर रही है। ऐसे दौर में भारत के भीतर में सिर्फ एक आंदोलन चल रहा है और वो है किसान आंदोलन। और किसानी का मतलब भारत में बहुसंख्य तबके का जुड़ना है। किसान का मतलब भारत के भीतर में सबसे ज्यादा लोगों की 2 जून की रोटी की व्यवस्था कराने और शायद नौकरी या कहें किसानी से जुड़कर जिंदगी जीने की स्थितियां होती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी किसान आंदोलन सिमटा हुआ है। इन सब के बावजूद भी संसद से 2 किलोमीटर दूर सड़क पर किसान संसद लगती है और उसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी चुने जाते हैं और वो अपने तरीके से संसद की तर्ज पर 3 काले कानूनों को खारिज भी करते हैं। इन परिस्थितियों के अक्स तले क्या वाकई भारत में किसान आंदोलन, जो सबसे लंबी उम्र तक का आंदोलन समूची दुनिया में हो चुका है, वो आंदोलन कहीं भटक तो नहीं गया? या इस देश के भीतर में किसानों को अपनी ताकत का एहसास नहीं है? या फिर इस दौर में जो राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, खासतौर से 2014 के बाद, इन परिस्थितियों का ज्ञान इस देश के किसानों को नहीं है? या फिर राजनीतिक दलों को तो इस दौर में सिर्फ और सिर्फ पारंपरिक राजनीति से आगे निकलने की सोच विकसित हो नहीं पाई है? तो क्या किसान भी कहीं भटक गया है? हमें लगता है कि आज एक ऐसे महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा की जाए जिसमें किसानों का आंदोलन इस देश में न सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था को बदल सकता है, वो सक्षम है, लेकिन उसका रास्ता उस राजनीतिक सत्ता से टकराने का हो चला है जिस राजनीतिक सत्ता से टकराने के लिए वह राजनीति के प्यादे के तौर पर संसद भी लगाकर सड़क पर बैठता है और दिल्ली के चारों तरफ जो उसके बॉर्डर एरिया है वहां पर बैठकर आंदोलन को भी लगातार बीतते वक्त के साथ परिस्थितियों को जी रहा है। जबकि संसद के भीतर सरकार जवाब देती है इस आंदोलन में कितने किसानों की मौत हो गई वो नहीं जानती है। इस संसद के भीतर वो बार बार दोहराती है हम जो कानून लेकर आए हैं वह किसानों के रिफॉर्म के लिए है, इस देश के एग्रीकल्चर के रिफॉर्म के लिए है। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाती है, लेकिन उस कमेटी का क्या हुआ किसान कोई सवाल नहीं करता है। जिस रिफॉर्म का जिक्र सरकार करती है उस रिफॉर्म पर व्हाइट पेपर की मांग इस देश की पॉलिटिकल पार्टी नहीं करती है। तो किसानों का आंदोलन जिस तर्ज पर इस देश के भीतर में होना चाहिए, और क्या एक लाइन में कहें कि अगर किसान सिर्फ इस देश के किसानों को ही जागृत कर दे राजनीतिक तौर पर, तो जिस संसद को संसद से 2 किलोमीटर की दूरी पे किसान संसद के नाम से यह देश देख रहा है, जान रहा है, उसके ठीक उलट 2 किलोमीटर की दूरी पर जो संसद लोकतंत्र के मंदिर के तौर पर बनी है, उस संसद के भीतर किसानों की संख्या कहीं ज्यादा हो नहीं सकती है क्या? और इस देश की विधानसभाओं में भी क्या अपनी सत्ता को किसान पा नहीं सकता है क्या? हमें लगता है कि आज वाकई उन तथ्यों को समझने की जरूरत है। किसान आंदोलन जिस दृष्टि से आगे बढ़ रहा है और किसान आंदोलन की जो अंदरूनी ताकत इस देश के भीतर में है, दोनों 2 रास्ते पर खड़ी है। क्योंकि सिर्फ किसानों को जगाने भर से किसान आंदोलन इस देश की सियासत को साध सकता है। पंचायतों के जरिए, ध्यान दीजिए, किसान आंदोलन ने अपने विस्तार की शुरुआत की थी। उस विस्तार के साथ इस बात का एहसास था कि क्या वाकई जिला स्तर पर और गांव के स्तर पर और पंचायत के स्तर पर किसान जागृत हो जाएगा? किसानों को सिर्फ किसानों को जगाना है, क्योंकि संख्या के लिहाज से अगर समझना शुरू कीजिएगा तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इस देश के भीतर में उतने वोट नहीं मिलते हैं जितने बड़ी तादाद में किसानों की संख्या इस देश में है। शुरुआत में ही हम राजनीतिक लकीर पकड़ते हैं, उसके बाद इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जब आप इस बात को समझे, मसलन 2 राज्य को अगर आप ले लीजिए, दोनों राज्यों में चुनाव फरवरी में होने हैं,
उत्तर प्रदेश और पंजाब का चुनाव। उत्तर प्रदेश के भीतर में जो किसानों की संख्या है और जिन किसानों को किसान सम्मान निधि से जोड़ा गया है, उनकी तादाद 2,80,44,861 है। 2017 में बीजेपी को वोट मिले थे, जहां वो 312 सीट जीत पाई थी, उसकी संख्या थी 3,44,00,000। लेकिन किसान सम्मान निधि के मातहत जो किसानों के नाम दर्ज हैं, अगर उसके पूरे परिवार में हम तीन सदस्य माने और यह मानकर चलें कि उत्तर प्रदेश के भीतर में 2,80,00,000 किसानों के नाम जो जुड़े हुए हैं, 2,000 रुपए हर 3 महीने पर जो सरकार देती है, अगर उस परिवार में 3 सदस्य वोटर हैं, तो उस लिहाज से अगर आप देखना शुरू करेंगे तो तकरीबन 8.5 करोड़ किसान वोटर उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। किसानों को कोई संसद लगाने की जरूरत नहीं है, आज की तारीख में बॉर्डर पर बैठने की जरूरत नहीं है, उसको उस उत्तर प्रदेश और पंजाब को साधने की जरूरत है जहां सिर्फ किसानों से संवाद बनाना है। 8.5 करोड़ किसान वोटर अगर उत्तर प्रदेश के भीतर है और वह सिर्फ किसान द्वारा खड़े गए उम्मीदवारों को ही वोट डालता है, तो बताइए उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? क्योंकि 2017 के आंकड़े कहते हैं कि बीजेपी ने जो 312 सीटें जीती थी, उसको 3,44,00,000 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर जो समाजवादी पार्टी रही थी, उसको तकरीबन 1,89,000 वोट मिले थे। दूसरी तरफ बीएसपी को 1,89,00,000 समाजवादी पार्टी को और 1,92,00,000 बीएसपी को वोट मिले थे। कांग्रेस को 54 लाख वोट मिले थे। आरएलडी जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहती है कि हम किसानों के साथ अगर मिल गए और किसान हमारे समर्थन में खड़ा हो गया और यह पूरा का पूरा अगर समाजवादी पार्टी के साथ मिल गया, तो समाजवादी पार्टी सत्ता में आ जाएगी। हमें लगता है कि किसानों को अब समझना होगा कि जो इस देश में सत्ता के लिए राजनीति करते रहे हैं, उन्होंने कभी किसानों का हित नहीं साधा है और पहली बार इस देश के भीतर में किसानों के सामने एक चुनौती भी है और शायद एक मौका भी है। क्या वह उत्तर प्रदेश के किसानों को सिर्फ जागृत कर सकते हैं? कुछ ना करें। सरकार द्वारा जारी की गई लिस्ट जो 2,80,44,000 किसानों को किसान सम्मान निधि में गांव दर गांव जोड़े हुए, उनसे संपर्क करें। उनके परिवार के मैक्सिमम 3 सदस्य तो होंगे ही वोटर, उस लिहाज से 8.5 करोड़ वोटर उनके दायरे में होंगे। उनसे सीधा संवाद करें और वह वोट अगर किसानों द्वारा खड़ी की गई पॉलिटिकल पार्टी या उम्मीदवारों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, तो बताइए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में किसकी जीत होगी? और एक सच यह भी है कि उत्तर प्रदेश के भीतर में 2017 में भी तकरीबन 5.5 करोड़ वोटरों ने वोट नहीं डाले थे, सिर्फ 8.5 करोड़ वोटरों ने वोट डाले थे। तो एक बड़ी उम्मीद है, इसका मतलब है हाशिए पर पड़ा हुआ तबका वोट नहीं डाल रहा था। और जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में ज्यादातर किसान है, तो किसानों को जागृत करने के अलावे किसानों को करने की और जरूरत क्या है? उसे क्यों पश्चिम बंगाल में जाकर बैठना है? उसे क्यों पंजाब में जाकर पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में किसी के पास साथ खड़े होना है? या उसे क्यों देश के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हिस्से में जाना है? क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश और पंजाब की स्थिति को देखें, हमको लगता है दूसरा राज्य पंजाब का आता है। पंजाब के भीतर में जो रजिस्टर्ड किसान के तौर पर जिनको किसान सम्मान निधि से जोड़ा गया, उनकी संख्या है 23,75,000। अब आप सोचिए कि 23,75,000 में अगर 3 को गुना कर दीजिएगा, हर परिवार में 3 सदस्य वोटर है, तो यह हो जाते हैं 72 लाख। यानी 72 लाख किसानों के वोट अगर सिर्फ किसानों की पॉलिटिकल पार्टी या किसानों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों को ही मिलते हैं, तो फिर कौन जीतेगा? क्योंकि पंजाब के भीतर में 2017 को अगर आप देखिएगा तो कांग्रेस सत्ता में आई, जिसने 77 सीट हासिल की, लेकिन उसको वोट कितने मिले? उसको वोट मिले थे लगभग 59,45,000 और किसानों की संख्या वोटर के तौर पर 72 लाख। आम आदमी पार्टी को मिले थे 36 लाख वोट, अकाली दल को मिले थे 38 लाख वोट, बीजेपी को मिले थे 8 लाख वोट। इस तुलना में देखिए किसानों की संख्या कितनी ज्यादा है, तो वह किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ क्यों खड़ी होगी? और जैसे ही हम इस बात का जिक्र करते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी के साथ ना खड़ी होकर अपने आप के राजनीतिकरण की सोच को डाले, तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि आप एक एक पन्नों को जब पलटेंगे, हर पॉलिटिकल पार्टी इस दौर में सत्ता में रही है।
आपके जहन में यह सवाल आना चाहिए कि गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जब कंज्यूमर कमेटी के चेयरमैन हुआ करते थे तो उन्होंने एक पत्र उस वक्त मनमोहन सिंह को लिखा था और उसमें लिखा था कि एमएसपी को कानून बनाने की जरूरत है। और आज की तारीख में जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो वो कहते हैं कि एमएसपी को कानून बनाने का मतलब है 2 लाख करोड़ से ज्यादा का बोझ सरकार पर आ जाएगा और हम देने को तैयार नहीं है। तो क्या जब वो लेटर लिख रहे थे बतौर मुख्यमंत्री और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री को भेज रहे थे तब वो नहीं जानते थे? क्या इतनी अज्ञानता थी? नहीं थी अज्ञानता। इसका मतलब है कि हर समुदाय तबके को और खासतौर से किसानों की भावनाओं को पॉलिटिकल पार्टी अपने जीत का हथियार बनाती है। किसानों को अब यह समझना होगा कि उन्हें सिर्फ किसानों को जागृत करना है, छोड़ दीजिए दूसरे तबकों को जागृत करना, भूल जाइए। क्योंकि अगर इस देश के भीतर में किसानों के हक के सवाल है तो हम एक दूसरा सवाल आपके सामने रखते हैं। अगर किसानों ने पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता की जीत में कहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई तो क्यों ममता बनर्जी किसान आंदोलन में से किसी नेता को राज्यसभा में नहीं भेजती हैं? वो एक नौकरशाह को भेजने पर क्यों तैयार हो जाती है? और तो और जब किसानों के मंच पर आकर यशवंत सिन्हा बतौर टीएमसी के नेता आकर बैठते हैं तो आप उस दौर में चले जाइए जब वो मंत्री थे, एनडीए के दौर में, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उस दौर में किसानों को लेकर कौन सी पॉलिसी अपनाई गई और इकोनॉमिक रिफॉर्म जिस रफ्तार से चल रहा था, क्या वो किसानों के हक में था? यकीनन नहीं था। यानी हमारे यहां का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें जो विपक्ष रहता है वो खोज करता है अपने करप्शन और अपने क्रिमिनलाइजेशन को ढकने के लिए उस ईमानदार आंदोलन को सामने लाकर खड़ा करता है और पीछे खड़ा हो जाता है। और आंदोलन के लोग हमेशा यह सोचते रहे हैं कि दरअसल पॉलिटिकल पार्टी हमारे साथ है तो हमको पार्लियामेंट के भीतर या विधानसभा के भीतर हमारे अनुकूल कानून जरूर बन जाएगा। लेकिन शायद 2014 के बाद से भारत की राजनीति बदल चुकी है, इस बात को जहन में रखिए। और इस देश की कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको ईमानदार नहीं मिलेगी, कोई नेता आपको ईमानदार नहीं मिलेगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के कंधे पर करप्शन और अपराध का बोझ नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता है। और इस दौर में जिस लिहाज से मोदी सरकार ने इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनी सत्ता से जोड़ा है उसमें तो कॉर्पोरेटाइजेशन जो है वो अब सीधे एग्रीकल्चर को अपने हाथ में लेने को तैयार है। आप कहेंगे हमने काले कानून के खिलाफ संसद तक लगा दी, किसान संसद, पार्लियामेंट के बाहर बैठकर। लेकिन इस दौर में क्या आपने महसूस किया? इस दौर में इस देश की मंडियों को खत्म किया जा रहा है। क्या आपने इस दौर में महसूस किया कि सरकार एमएसपी पर कितना अनाज खरीद रही है, उस अनाज को खरीदने से कितने किसानों को लाभ हो रहा है, और जिस अनाज को नहीं खरीदती है उसकी एवज में किसानों की स्थिति क्या है, और अगर नहीं खरीदती है तो वो कौन सा अनाज खरीदने की दिशा में बढ़ रही है, और उस अनाज की जरूरत किस कॉरपोरेट को है, उसका अपना बिजनेस धंधा किस अनाज से जुड़ा हुआ है। इस पूरे प्रोसेस में आइएगा तो आपको कोई बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप बार बार नाम लेते हैं अडानी का, लेकिन क्या आपको इसकी जानकारी है कि अडानी के गोडाउंस पंजाब के मोगा में भी बन रहे हैं, कैथल में बन चुके हैं जो हरियाणा में आता है, और पानीपत में बन रहा है। आप कहेंगे वहां बीजेपी की सरकार है, लेकिन पंजाब में तो कांग्रेस की सरकार है। पश्चिम बंगाल के भीतर अब वो अपने सुलह हाउस बनाने को तैयार कर रहा है। एक लंबी फहरिस्त है। तमिलनाडु में किसकी सरकार है? तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, जो कि इस दौर में बिल्कुल एनडीए से हटकर है, यूपीए के साथ है या कांग्रेस के साथ है। फिर भी तमिलनाडु में भी अडानी अपने गोडाउंस बना रहे हैं। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? शिवसेना की सरकार है। न्यू मुंबई में बनने वाले हैं अडानी के गोडाउंस, उसके लिए वो रास्ता साफ हो चला है। यानी आप चीजों को रोकेंगे नहीं और आप पैरेलल में उस राजनीति को अपने साथ खड़े होने पर अपने सीने पर तमगा ठोक लेंगे कि अब देखिए हमारा आंदोलन सफल हो चला है। हमें लगता है इस पूरी राजनीति की उस परिभाषा को समझना होगा जहां पर जो भी सत्ता में जब भी आएगा वो किसानों के अनुकूल नहीं रहेगा। और पहली बार अगर 7-8 महीने से इस देश में किसान आंदोलन चल रहा है और उस किसान आंदोलन में 600 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई, और उस मौत को भी पार्लियामेंट में कहते हैं कि हमको जानकारी नहीं है कितनी मौत हुई। हालांकि हरियाणा सरकार ने कहा 68 मौत हुई, जिसमें 42 या 45 मौत पंजाब में हुई, बाकी हरियाणा के किसान थे। उसमें भी उसने जानकारी दी कुछ एक्सीडेंट से मरे, सिर्फ 2 ने खुदकुशी की, बाकियों का हेल्थ खराब था इसलिए
उनकी डेथ हो गई, उनकी मौत हो गई। यानी इस परिस्थिति में, और दूसरी स्थिति देखिए जो कॉरपोरेट के साथ मिलन है, हमको लगता है आज इसे भी समझने की जरूरत है। और जो ये मान कर चलते हैं कि सरकार ने इस दौर में क्या कुछ किया है, हमको लगता है उस डॉक्यूमेंट को भी आपको जरूर देखना चाहिए कि इतनी बड़ी तादाद में, क्योंकि किसान अपने तौर पर कह रहे हैं कि मंडी सिस्टम खत्म किया जा रहा है। जो फंक्शनिंग थी और जो टैक्स वसूली होती थी वो मंडी को खत्म करने की स्थिति में अब सरकार आना चाहती है, क्योंकि एक पैरेलल सिस्टम वो क्रिएट कर रही है। तो आंदोलन चल रहा है 3 काले कानून के तहत, जिसमें 3 बातें सबसे बड़ी, जमाखोरी करेगा तो कौन? कॉरपोरेट करेगा। किसान कौन सी खेती को उपजाए ये तय करेगा तो कॉरपोरेट करेगा। बाजार में जिस कीमत पर वो बेचना चाहे, लेकिन जिस भी कीमत पर वो किसान को पैसा देगा यह भी तय पैसा लगाने वाला करेगा। अगर इस स्थिति के भीतर में आप देखना शुरू करें तो हमें लगता है कुछ बातों को आपको समझना चाहिए, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट हमारे पास है वो बहुत साफ तौर पर बतलाते हैं कि इस दौर में जो मंडी रजिस्ट्रेशन ई-नैम के नाम है वो लगभग 1000 मंडियां हैं एपीएमसी के तहत। उसमें उत्तर प्रदेश में 125 मंडी है, 37 मंडी पंजाब के भीतर में है जो एपीएमसी के तहत है। और जिन लोगों के रजिस्टर्ड ट्रेडर्स के नाम है वह उत्तर प्रदेश में 34,743 है, पंजाब में 2,332 है। जो लाइसेंस स्टेट से इशू किए गए यूनिफाइड लाइसेंस जिसको कहते हैं हम लोग, वह 110 उत्तर प्रदेश में है और 1 पंजाब में है। यानी कुल मिला के इस देश के भीतर में रजिस्टर्ड ट्रेडर्स जो हैं वह लगभग 1,70,000 के लगभग है। इतनी बड़ी तादाद में भी आप चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, यानी किसानों को मैनेज करना और किसान से जुड़ी जो स्थितियां उसको मैनेज करना। और इसीलिए किसान जब आंदोलन की दिशा को जिले स्तर और गांव के स्तर पर ले जाएगा, तब उसे अनाज की खरीद के सिस्टम को भेदना है। अपने आंदोलन को आपको इस रूप में चलाना ही होगा जहां वो एक समानांतर व्यवस्था विकसित कर सके, क्योंकि छोटे व्यापारी, किराना दुकान जो एक पीडीएस का पूरा सिस्टम है, उसके पैरेलल में जब तक आप छोटे व्यापारी और किराना दुकान को डेवलप नहीं करेंगे, तब तक आंदोलन की रूपरेखा के साथ वह लोग खड़े नहीं हो पाएंगे जो खेती और अनाज के बिजनेस से जुड़े हुए हैं। और ऐसे में बड़े प्लेयर्स आएंगे और सब चीज हड़प कर ले जाएंगे। तो आंदोलन अपनी जगह है, सिस्टम अपनी जगह है। सुप्रीम कोर्ट की अपनी जो बनाई गई कमेटी है वह भी बेकार साबित हो गई। सुप्रीम कोर्ट चुप रहा क्योंकि वह सत्तानुकूल है। यानी अनाज की खरीद इस दौर में सिमट रही है। सरकारी खरीद ही किसान का अगर आधार है और खरीद पर ही अगर किसान टिका हुआ है, तो फिर अनाज के लिए आपने एक पैरेलल सिस्टम बनाने की दिशा में बढ़ना होगा। यानी किसानों को डेवलप करने की परिस्थिति में आप कैसे लेकर आए। और सरकार ने आंदोलन के समानांतर अपनी व्यवस्था को इस दौर में मजबूत करने में कोई कोताही नहीं बरती है, लेकिन किसान यह नहीं समझ पा रहा है कि सरकार के समानांतर किसान अपने सिस्टम को कैसे मजबूत करे। जब आप किसानों का आंदोलन कहते हैं तो किसान सिर्फ किसानों को ही समझाए, उसी को डेवलप करे, यह जरूरी है। इसीलिए जब हम 2-3 बातों का आपसे जिक्र करते हैं कि सरकार से पूछिए कि आपने जो रिफॉर्म लेकर आए हैं वो कैसे लाभदायक है, इसका कोई व्हाइट पेपर हमें दे दीजिए। और जो कृषि मंत्री कहते हैं काले कानून में हम कुछ बदलाव ला देंगे, वह कौन से बदलाव लाएंगे, लिख के लाइए। सुप्रीम कोर्ट से सवाल करें, आप जो कमेटी बनाए थे उस कमेटी का क्या हुआ। यानी इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में जब कोई सीएम सवाल उठाता है पीएम बनने के लिए, जब कोई विपक्ष सवाल उठाता है सत्ता में आने के लिए, और उस सत्ता का बदलाव इस देश के भीतर में होता है, लेकिन किसानों की स्थिति जब जस की तस होती चली जाती है, तब ऐसे में अगला सवाल आता है कि इस देश के भीतर में जब आप अडानी और अंबानी का नाम लेते हैं तो उसके सच को भी आपको जानना चाहिए। इस देश के भीतर में अडानी आज की तारीख में एग्रीकल्चर लॉजिस्टिक का बिजनेस कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल लैंड का बिजनेस कर रहे हैं, जो सीधे सीधे एग्रीकल्चर लैंड कैसे कन्वर्ट होता है। नेशनल रिसोर्स का वो बिजनेस कर रहे हैं जो सीधे सीधे एग्रीकल्चर की जमीन से जुड़ा हुआ है। फ्रूट्स का बिजनेस सबसे बड़ा कर रहे हैं। एडिबल ऑयल और फूड प्रोडक्ट्स का वो बिजनेस कर रहे हैं, सीधे सीधे एग्रीकल्चर से। वाटर, इन्वायरमेंट, लॉजिस्टिक, सब का वो बिजनेस कर रहे हैं जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। और इसके ठीक पैरेलल में एक शानदार डॉक्यूमेंट इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि रबी फसल के दौर में जो गेहूं की खरीद हुई, सरकार ने जो खरीदी वो खरीदी है 432 लाख टन, लगभग 85,000 करोड़ रुपए, 85,483 करोड़ रुपए सरकार ने किसानों को दिए। लेकिन इस देश भर के कुल कितने किसान थे? किसानों की संख्या सिर्फ
49,07,000 थी। यानी 49,07,000 किसान इस देश के लगभग 9.5 करोड़ किसानों में से, जिनको सरकार किसान सम्मान निधि देती है, उसमें से सरकार जिनसे अनाज खरीद पाई उनकी संख्या 50 लाख भी नहीं है। अब आप इन 50 लाख को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, फिर भी आपके जहन में आएगा लगभग 9 करोड़ किसान तो बच गए इस देश के भीतर में, जिनकी खरीद सरकार नहीं बढ़ी एमएसपी पर, तो उन्हें भी आप सक्रिय कर दीजिए। और राज्यों के लिहाज से जब आप समझना करेंगे तो इस देश के भीतर में कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां किसान आंदोलन सिर्फ किसानों को समझा दे कि जब तुम्हारी सत्ता विधानसभा और पार्लियामेंट के भीतर होगी तो फिर तुम्हारे अनुकूल सिस्टम चलेगा। और जब आप पॉलिटिकल पार्टी की हिस्सेदारी में आ जाते हैं तो आपके पास सिवाय इसके उस पॉलिटिकल पार्टी से बार्गेनिंग करने के लिए आंदोलन को तेज करना या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष में रहती है उससे मदद मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। हमें लगा कि इसके आगे की परिस्थितियां भी आपको देखनी चाहिए। यह इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि जब आप जिक्र अडानी का करते हैं तो हमने निकालना शुरू किया कि अडानी ने इस दौर में तमाम राज्यों में पैसा, राज्यों के मुख्यमंत्री में जो राहत कोष होता है उसमें पैसा डालना शुरू किया। आप करेंगे उसमें भी पैसा डाला जी। पीएम केयर में अडानी ग्रुप 100 करोड़ देता है तो झारखंड में अगर वो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है तो वहां भी 1 से 5 करोड़ के बीच में दे देता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी 1 करोड़ रुपए दे देता है, झारखंड के भी मुख्यमंत्री को दे देता है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री को भी देता है और केरल के मुख्यमंत्री को भी देता है। अब आप ध्यान दीजिए वह सारी चीजों को कैसे मैनेज कर रहा है। आप अगर विरोध करते हैं तो आप पैसा क्यों लेते हैं उससे, राहत कोष के भी नाम पर। और अगर आप विरोध कर रहे हैं इस प्रोसेस में आकर कि जहां आपको लगता है कि वह सत्ता के अनुकूल है और आपके हित में नहीं है, तब अगला सवाल यह आता है कि आप दरअसल उसको स्पेस देते जा रहे हैं। हम आपको बताते हैं 100 करोड़ रुपए अडानी ने दिए इस दौर में प्राइम मिनिस्टर के पीएम केयर फंड में, 5 करोड़ गुजरात के मुख्यमंत्री को दिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में, 5 करोड़ केरल के मुख्यमंत्री को दिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में, 1 करोड़ झारखंड के मुख्यमंत्री को दिया चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में, 1 करोड़ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को दिया चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में, 2 करोड़ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिया चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में। अब आप ध्यान दीजिए केरल में चूंकि पोर्ट्स हैं तो पोर्ट का जो उनका अपने ऑर्गेनाइजेशन है, जो पोर्ट का जो बिजनेस कर रही है जो कंपनी, उसने 5 करोड़ केरल को दिया। झारखंड के भीतर में अडानी पावर ने 1 करोड़ रुपए डोनेशन दे दिया और अडानी पावर वहां पर गोड्डा में जो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है तो दिखाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार विरोध करेगी लेकिन पैसा उसी से लेगी। ठीक इसी तरीके से महाराष्ट्र के भीतर में उसने 1 करोड़ दे दिया शिवसेना सरकार को, जो मौजूदा वक्त में समर्थन कांग्रेस का है, समर्थन एनसीपी का है। तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और कॉरपोरेट, इनका बिजनेस के भीतर में कहीं किसान नहीं आता है। तो किसान अपने आंदोलन के रुख को समझे और उसका काम सिर्फ इस देश के भीतर में उस आंदोलन को डेवलप करना है जिस आंदोलन के जरिए वो इस बात को समझ सके कि क्या वाकई इस देश के भीतर में अगर किसानों को जागृत कर दिया जाए और किसानों को जागृत करने के साथ उनका राजनीतिकरण किया जाए और राजनीतिक तौर पर उन्हें जागृत किया जाए तो यकीन मानिए उत्तर प्रदेश चुनाव भी किसान जीत सकता है और पंजाब चुनाव भी जीत सकता है। इतनी बड़ी तादाद इनकी किसानों की यहां पर मौजूद है। फिर भी आप उस चकरगिन्नी में फंस गए और ये सोचते हैं कि हम संसद से 2 किलोमीटर दूर बैठकर एक प्रस्ताव पारित कर रहे हैं और लोग ताली बजा रहे हैं। तो ये सिवाय इसके पार्लियामेंट के भीतर भी हमने बार बार कहा है 192 सांसद अक्रॉस द पार्टी ऐसे हैं जो अपने पेशे में अपने उसमें किसानी लिखते हैं, लेकिन वह किसान नहीं है, अब वो सांसद है। तो क्या इन किसानों में इतना नैतिक बल आएगा जहां पर ये सोचेंगे कि हम वाकई इस देश की राजनीति को बदलने निकल चलें? क्योंकि इस आंदोलन की धारा इस देश की राजनीति को बदलने की जब तक नहीं सोचेगी तब तक वह राजनीति के हथकंडे बने रहेंगे, औजार बने रहेंगे, प्यादे बने रहेंगे या फिर उनके आंदोलन और संघर्ष के भावनात्मक तौर पर एक्सप्लॉइट किया जाएगा। शायद इस पूरे बिजनेस के बीच में आखिरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि डाटा जब बताने लगे तो हमने देखना शुरू किया इस देश के भीतर में जिन जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उन तमाम राज्यों में हमने देखा, चाहे वो
उत्तराखंड हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो मणिपुर हो, सब जगहों पर अगर किसान जागृत हो जाए और गुजरात में भी अगर किसान जागृत हो जाए तो उसकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी उसे तय करनी है, उम्मीदवार अपने तय करने हैं और उनके द्वारा तय किए गए उम्मीदवारों को अगर सिर्फ किसान वोट दे दे तो फिर यकीन जानिए उतनी ज्यादा बड़ी तादाद में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की इतिहास में जीत नहीं होगी जो किसानों की जीत हो जाएगी। और फिर आखिरी बात, जिस अडानी का जिक्र करते हैं वह मोगा पंजाब में गोडाउन्स बना चुका है, कैथल में बना चुका है, पानीपत में बनाने वाला है, नवई मुंबई में पूरा हो चला है, चेन्नई में पूरा हो चला है, कोलकाता में पूरा होने की स्थिति में, कोयम्बटूर में पूरा होने की स्थिति में है। इन तमाम जगहों पर ध्यान दीजिए तो सरकार बीजेपी की नहीं है, बीजेपी की सरकार कर्नाटक में है, तो बेंगलुरु का अलग मसला है। लेकिन लगभग 5,75,000 मीट्रिक टन अनाज वह अपने गोडाउन में रखने की स्थिति में है। फ्रूट का एक्सपोर्ट वो जो कर रहा है वो चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, कनाडा में, यूएसए में, यूरोप में, चिली में, साउथ अफ्रीका में, और हिमाचल प्रदेश के 17,000 एप्पल ग्रोअर्स को अपने साथ खड़ा कर चुका है, जो एडिबल ऑयल बनाता है, जिस पाम ऑयल का भी जिक्र होता है। 12,000 टन पर डे वो रिफाइनिंग कैपेसिटी है, इंटरनेशनली वो बेच रहा है, सरकार को इससे लाभ हो रहा है और वह उस कानून के दायरे में ही हो रहा है जो कानून लागू करने से रोका गया है इस आंदोलन के जरिए। लेकिन सरकार पैरेलल में चीजें डेवलप कर रही है। समझना किसान आंदोलन को है, समझना किसानों को है। किसान भी अगर आंदोलन करते समय सांसदों की तर्ज पर और मौजूदा वक्त के करप्ट और क्रिमिनल वाले पार्लियामेंट के भीतर बैठे हुए, जिसमें 215 सांसद दागी हैं, यानी हर दूसरा तीसरा सांसद दागी है, उसकी तरह बिहेव करेंगे और सोचेंगे वहां से कोई आवाज उठेगी, तो फिर यह पूरा का पूरा समझना होगा सिस्टम को। क्योंकि अंदर बैठे हुए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जब किसान के हक में आवाज उठती है तो उसे दबाने में लग जाते हैं। तो आप बाहर डिप्टी स्पीकर और स्पीकर बनकर चाहे जो भी शोर मचा लीजिए, लेकिन इस देश के किसानों को जब किसान आंदोलन नहीं जागृत करेगा तब तक कभी आपको आरएलडी की गुलामी करनी है, कभी समाजवादी पार्टी की, कभी शरद पवार की जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहते हुए भी कुछ नहीं कर पाए, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो आपके जहन में आती है सबका नाम ले लीजिए। हिचकिए मत, आंदोलन बड़ा करने की कुवत भी है, ताकत भी है, विजन चाहिए और उसका विस्तार इस देश में सिर्फ किसानों को जागृत करके परिस्थितियों को बदलने की परिस्थिति में ले आकर खड़ा कर दीजिए। देखिए इस देश का हर कोई किसानों के साथ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।